एफएमएसएम के सजेस्टेड आंसर सितंबर 2024 के देखते हैं एमसीक्यूज की सिनारियो हमको दिया गया था जहाँ पर आउटफ्लो हमको दिया गया था मशीनरी का डेप्रिसिएशन जिससे हमको निकालना था तो 5 लाख रुपए का था। उसमें से स्क्रैप वैल्यू हमको दी गई थी 50,000 रुपये की और यूज़फुल लाइफ थी 5 साल की। यहाँ पर एक गोल्डन पॉइंट रखा था आईसीआई ने जो ये था कि जो मशीन जो थी विच इज़ बीइंग यूज्ड एट अ प्रेजेंट, जो प्रेजेंट मशीन जो यूज़ में थी उसकी 0 WDV है एंड अगर उसको सोल्ड किया जाए तो फैच किया जाएगा 10,000 रुपये ओनली। यहाँ पर बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए थे, यहाँ पर ये रिप्लेसमेंट वाला सम नहीं था, इसलिए यहाँ पर 5 लाख में से 10,000 का माइनस करने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर 5 लाख में से 50,000 माइनस करेंगे, डिवाइड बाय 5 करेंगे तो डेप्रिसिएशन हमारा 90,000 का आ जाएगा। ये इंक्लूडेड नहीं था अबाउ कॉस्ट के अंदर जो हमको कॉस्ट दी गई थी। पहला क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज़ द पीबीटी। पीबीटी क्या होगा Y2 Y3 Y4 के लिए ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। तो पर्टिकुलर Y2 Y3 Y4 यहाँ पर क्या था CPU मतलब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमको वेरिएबल कॉस्ट और सेल पर यूनिट दिया गया था। 30 में से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट की 20 और 35 में से माइनस करेंगे 20, 35 में से माइनस करेंगे 22 तो हमारा CPU आ गया 10, 15 और 13 और सेल्स यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी हमको दिया गया था 25, 30, 32 तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 2,50,000, 4,50,000, 4,16,000। इसमें से फिक्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट माइनस करेंगे 30 और 35 ये भी हमको दी गई थी। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा 2,20,000, 4,20,000, 3,81,000। इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 90,000 का तो हमारे पास क्या आ जाएगा पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,30,000, 3,30,000, 2,91,000। अभी यहाँ पर एक पॉइंट था कि जो सेविंग्स थी वो हमको दी गई थी, सेविंग्स बिफोर टैक्स दी गई थी, मतलब इसमें से टैक्स अभी माइनस नहीं किया गया था तो इसको हम यहाँ पर ही ऐड कर देंगे क्योंकि हमको इसके बाद टैक्स की इफेक्ट देनी होती है। तो 15,000, 20,000 और 20,000 की हमको दी गई थी Y2 Y3 और Y4 रेस्पेक्टिव के हिसाब से। तो पीबीटी आफ्टर सेविंग्स देखेंगे तो 1,45,000, 3,50,000, 3,11,000 आ गया। इसमें से टैक्स माइनस करेंगे 30% का। यहाँ पर हम लोग अगर Y2 का ही सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास MCQs के अंदर से जो ABCD है उसमें से हमको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो टैक्स 30% का निकालेंगे, 1,45,000 का 30% करेंगे 43,500, इसको माइनस करेंगे तो PAT आ जाएगा 1,01,500। इसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे 90,000 का कैश फ्लो आ जाएगा 1,91,500। PV रेशियो 10% के हिसाब से आएगा। ये PV रेशियो की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हमको उस पहले के क्वेश्चन के अंदर क्या बोला था PBT बोला था। तो पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया 1,45,000 जो कि किसका था ईयर 2 का था। तो यहाँ से ही हमको मिल गया 1,45,000, 3,50,000, 3,11,000 तो ये हमारा आंसर आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 2 इसके अंदर पूछा गया था कि बताइए कैश इनफ्लोज क्या होगा आफ्टर द टैक्स फॉर Y1 Y2 और Y3 ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। तो यहाँ पर हमको करना कुछ नहीं था, सिर्फ Y1 का हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा और बाकी का जो हमारा कैश इनफ्लोज था वो तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे टैक्स से। तो टैक्स माइनस करेंगे 30%, उसके बाद PAT आ गया, उसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया तो कैश फ्लो आ गया हमारा 1,91,500 का। और वैसे ही यहाँ पर कैश इनफ्लोज आ गया 191,500 का। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो Y2 के अंदर Y2 का ये था, तो Y2 के अंदर 1,91,500 किस में आ रहा था, ऑप्शन सी के अंदर आ रहा था। तो यही हमारा आ जाएगा क्या कैश इनफ्लोज। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आएगा और उसके हिसाब से हमको यहाँ पर कैश इनफ्लोज की जो Y3 की और Y1 की फिगर थी वो भी हमको मिल जाएगी 160 और 3,35,000। तो यहाँ पर हमको कैश इनफ्लोज तीनों के मिल गए Y1 Y2 और Y3 के। उसके बाद देखेंगे थर्ड क्वेश्चन बोला था व्हाट इज़ द डिस्काउंटेड कैश इनफ्लोज आफ्टर द टैक्स Y1 Y2 Y3 के लिए फॉर द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स। अभी यहाँ पर डिस्काउंटेड कैश इनफ्लोज मांग रहा है तो हमारे पास कैश इनफ्लोज तो थे ही। किसके कैश इनफ्लोज थे हमारे पास Y1 Y2 और Y3 के थे। यहाँ पर उसी को डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग डिस्काउंटिंग फैक्टर हमको दिया गया था 10% के हिसाब से, तो यहाँ पर Y2 का फैक्टर क्या था 0.826, तो मल्टीप्लाई करेंगे 191,500 को तो कितना आएगा 158, 179। वैसे ही तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। और यहाँ पर सिर्फ जो सेकंड का ही अगर हम लोग देख लेंगे डिस्काउंटेड कैश इनफ्लोज तो हमको मिल जाएगा कितना 158, 179। तो ये ऑप्शन किस में आ रहा था डी के अंदर आ रहा था, तो यहाँ पर डी का आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास डिस्काउंटेड कैश इनफ्लोज भी आ गए 3 साल के Y1 Y2 Y3 के 145, 440, 158, 179, 251, 585। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था व्हाट इज़ द NPV ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। NPV क्या निकलेगा इसका। तो ये जो डिस्काउंटेड कैश इनफ्लोज थे ये हमको टोटल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे डिस्काउंटेड कैश इनफ्लोज कितने के निकल गए थे, तो Y1 Y2 और Y3 का निकल गया था हमारे पास 145, 440, 158, 179, 251, 585। तो हमको किसका बाकी था यहाँ पर, तो यहाँ पर बाकी था Y4 का और Y5 का बाकी था। तो Y4 के अंदर हमको कहाँ तक मिल गया था, Y4 जो था हमारा
Y4 जो था हमारा, Y4 के अंदर हमको PBT तक तो मिल ही गया था। PBT Y4 का कितना था, 3,11,000 का था। तो वो PBT तक तो हम पहुंच गए थे। उसमें से माइनस करेंगे हम लोग टैक्स 30% का, तो 93,300। तो PAT आ जाएगा 2,17,700। डेप्री ऐड कर देंगे तो हमारे पास कैश फ्लोज आ गया, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे PV रेशियो से 10% के हिसाब से कितना था, 0.683। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,10,159.1 ये डिस्काउंटेड कैश इनफ्लोज आ गया हमारे पास। और Y5 जो था उसका भी हमको देखना था, तो Y5 के अंदर तो हमको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो 35 माइनस पर 22 करेंगे तो 13, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेल्स यूनिट से कितना था, 28,000। तो 364 का हमारा क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन आ गया। उसमें से फिक्स को 35,000 की माइनस करिए, 3,29,000 आ गया। इसमें से डेप्री माइनस करेंगे तो 239 आ गया। उसमें सेविंग ऐड करेंगे 20,000 की तो 259 आ गया। उसमें से माइनस करेंगे टैक्स 30% का तो 77,700 आ गया। 181,300 का हमारा PAT आ गया। उसमें से डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे हम लोग तो 90,000 का तो 271,300। इसको डिस्काउंटेड कैश PV रेशियो से, सॉरी PV रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.621 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 168,477.3 आ जाएगा। और इन सब का टोटल करेंगे प्लस सैल्वेज जो थी उसको भी हम लोग ऐड कर देंगे। सैल्वेज कितना था, 50,000 का था, उसको डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो कितना था वहाँ पर 0.621 का था 5th ईयर के अंदर। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 31,050 आ जाएगा। अभी इसके बाद जो मशीन थी वो मशीन के 10,000 हमको दिए गए थे, तो क्या वो 10,000 हमको डिस्काउंटेड के साथ लेना है, बोले नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू पे दी गई थी, इसलिए यहाँ पर 10,000 जो है उसको कोई भी डिस्काउंटिंग PV रेशियो के साथ या डिस्काउंटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं था। यहाँ पर उसको सिर्फ 10,000 वैसे के वैसे ही ले लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग टोटल करेंगे तो इनफ्लोज हमारे पास आ जाएगा 974,890.40। इसमें से आउटफ्लो माइनस करेंगे 5 लाख रुपये का तो कितना आ जाएगा, 474,890.40। तो ये हमारा क्या आ गया, NPV आ गया ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल 474,890.40। इसके बाद पूछा गया था कि डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड क्या होगा ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। तो यहाँ पर जो IRR के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो 2nd ईयर तक तो हमारा हो रहा था। कैसे हो रहा था, तो यहाँ पर जो 1st ईयर का हमारा डिस्काउंटेड कैश फ्लोज जो था वो कितना था, 1st ईयर का 145,440 था, उसमें ऐड कर देंगे 158,179 का। तो यहाँ पर हमारा Y2 तक कितना रिकवर हो रहा था, 3,03,619। और फिर 3rd ईयर के अंदर 251,585 को अगर हम लोग ऐड करते तो कितना आ रहा था, 5,55,204 आ रहा था। तो यहाँ पर 5 लाख से ज़्यादा हो रहा था, हमको तो 5 लाख तक का रिकवर करना था। तो यहाँ पर कितना कम पड़ रहा, कितना हमको चाहिए था, तो 196,381 चाहिए था। किस में से चाहिए था, तो 251,585। 251,585 किस में से आया था, तो ये जो 3rd ईयर का हमारा डिस्काउंटेड कैश इनफ्लोस था इसमें से चाहिए था हमको। इसमें से कितना चाहिए था हमको, इसमें से हमको चाहिए था 196,381। कैसे आया था ये, तो 5 लाख में से माइनस करेंगे 3,03,619। ये 3,03,619 कैसे आया था, तो ईयर 1 और ईयर 2 का डिस्काउंटेड कैश फ्लो का टोटल किया था। तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा, 0.78 आएगा। 2nd प्लस बाय 0.78 तो यहाँ पर 2.78 ईयर्स आएगा। अभी यहाँ पर ऑप्शन देख रहे थे तो कितना आ रहा था, 2.74 ईयर्स था। तो मतलब ईयर 2 था तो वहाँ पर हम लोग टिक कर देंगे ये ऑप्शन के अंदर 2.74 ईयर्स। 6th क्या था, तो परसेंटेज चेंज इन द सेल्स बताना था। अगर डबल हो जाता है EBIT तो कंपनी का सेल्स था 6 लाख रुपीज़ का, वेरिएबल कॉस्ट थी 2,40,000 रुपये की, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 360 का, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट 2,70,000 की दी थी तो EBIT 90,000 का आ गया। FL दिया था हमको, फाइनेंशियल लेवरेज कितना 2.5 था। हम यहाँ पर ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन को डिवाइड करेंगे EBIT से। क्यों ऑपरेटिंग लेवरेज निकाल रहा है, क्योंकि हमको चेंज किसके ऊपर बताना है, सेल्स के ऊपर, सेल्स का चेंज बताना है EBIT पे। तो OL इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई EBIT करेंगे, 3,60,000 को डिवाइड करेंगे 90,000 से तो 4 आ गया। ये जो DOL है, डिग्री ऑफ द ऑपरेटिंग लेवरेज, उसका फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन द EBIT डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन द सेल्स। तो 4 इज इक्वल्स टू 100। यहाँ पर 100% क्यों आया, क्योंकि डबल कर देना EBIT को, तो मतलब EBIT के अंदर पूरा चेंज हो रहा है। तो 100 डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन द सेल्स, तो यहाँ पर क्या आएगा, 100 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो परसेंटेज चेंज इन द सेल्स आ जाएगा 25%। आंसर आ जाएगा B। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 5 लाख इक्विटी शेयर से 10 इसके हिसाब से है। मार्केट प्राइस कम डिविडेंड के हिसाब से दिया है 75 पर शेयर के हिसाब से। DO दिए दिया गया हमको, डिविडेंड जो कि दिया गया था करंट ईयर का 6 था और नेक्स्ट ईयर का कितना है 7.59 है। नेक्स्ट ईयर का कितना है 7.59 है। रेट ऑफ द डिविडेंड ग्रोथ रेट जो है वो फ्यूचर के अंदर मेंटेन रहने वाली है। कॉस्ट ऑफ द इक्विटी मतलब अभी जितनी ग्रोथ है इतनी रहने वाली है फ्यूचर के अंदर। कॉस्ट ऑफ द इक्विटी हमको फाइंड आउट करना था तो यहाँ पर G निकालना पड़ेगा। 7.59 में से माइनस करेंगे 6 डिवाइड करेंगे 6 तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो कितनी आ जाएगी हमारी 26.5% की ग्रोथ हो रही है। उसके बाद KE देखेंगे तो D1 डिवाइड बाई P0 प्लस बचे इसका फॉर्मूला होता है। तो 7.59 को डिवाइड करेंगे 69 से। यहाँ पर क्यों 69 ले रहे हैं हम लोग, 75 का जो था वो कम डिविडेंड के हिसाब से मार्केट प्राइस था तो उसमें से डिविडेंड निकालना पड़ेगा 6 रुपये का। तो 69 आ गया प्लस पर 0.265 तो यहाँ पर KE कितना आ जाएगा 0.375 आ गया।
तो यहाँ पर मतलब कितना हो गया 37.5% हो गया, तो सी आंसर आ जाएगा 37.5%। ये देखते हैं टोटल असेट दे दिया था 7.20 लैक्स का, शेयर होल्डर इक्विटी 4.50 लैक्स की, नेट प्रॉफिट मार्जिन दे दिया था 12.5% का, टू असेट टर्नओवर रेशियो दे दिया था 1.5 का। यहाँ पर हमको डी यू पॉइंट मॉडल के हिसाब से आर निकालना था, तो आर डी यू पॉइंट मॉडल के हिसाब से कैसे निकलता है, तो आर इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट मार्जिन को मल्टीप्लाई करेंगे असेट टर्नओवर रेशियो से, मल्टीप्लाई करेंगे टोटल असेट को डिवाइड करेंगे शेयर होल्डर इक्विटी से, तो आर कितना रहेगा 12.5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 7.20 लैक्स डिवाइड बाई 4.5, तो 30% का आर निकल के आ जाएगा यहाँ पर हमारा, तो डी आंसर आ जाएगा 30%। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, द स्ट्रेटजी इन विच द कंपनी वांट्स टू कीप अहेड एंड रीप द फर्स्ट मूवर एडवांटेज इन द इंडस्ट्री इज़ नोन एज, मतलब कौन सी स्ट्रेटजी है जहाँ पर कंपनी जो है वो अपने आप को अहेड रखना चाहती है और फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेना चाहती है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, तो उसको प्रो एक्टिव स्ट्रेटजी बोलते हैं, मतलब पहले से हम लोग प्लान करके चलते हैं तो उसको प्रो एक्टिव स्ट्रेटजी बोलेंगे। यहाँ पर केस स्टडी हम लोग एक बार देख लेते हैं। केस स्टडी क्या था, तो क्विक एंड सेफ लॉजिस्टिक इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट ट्रांसपोर्टर, ये एक वन ऑफ द प्रोमिनेंट ट्रांसपोर्टर है ऑफ द गुड्स फॉर मोर देन 2 डिकेड्स से। इट हैज़ इट्स ओन फ्लीट्स एंड ऑल्सो हैज़ द बिजनेस अरेंजमेंट विद द रेलवेज, और उसका बिजनेस अरेंजमेंट है रेलवेज के साथ। कंपिटिशंस विद द एग्जिस्टिंग प्लेयर, कम्पीट कर रहा है वो एग्जिस्टिंग प्लेयर के साथ, एंड थ्रेट्स फ्रॉम द न्यू एंट्रेंस, और उसको डर लग रहा है न्यू एंट्रेंस से, आर इंक्रीजिंग रेगुलरली, और वो इंक्रीज़ हो रहा है रेगुलरली। कस्टमर प्रेफर एंड एक्सपेक्टेशंस आर ऑल्सो चेंजिंग, कस्टमर की प्रेफरेंस एंड एक्सपेक्टेशन भी चेंज होती जा रही है। नीड फॉर कंसिडरिंग द न्यू एंड द इम्प्रूव्ड मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन सीम्स इनइविटेबल, मतलब कि नीड फॉर कंसिडरिंग द न्यू एंड इम्प्रूव मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन सीम्स इनएविटेबल, मतलब ज़रूर है कि न्यू एंड इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन विल लाई। करंट फिलोसॉफीज ऑफ द कंपनी, अभी की फिलोसॉफी क्या है कंपनी की, तो ब्रिंग द बेस्ट यूजर्स एक्सपीरियंस टू इस कस्टमर थ्रू द टाइमली एंड द सेफ डिलीवरी ऑफ द गुड्स। अभी की उसकी क्या चल रही है फिलोसॉफी कि वो बेस्ट यूज़र एक्सपीरियंस देना चाहता है कस्टमर्स को थ्रू इट्स टाइमली, मतलब टाइम से एंड सेफली डिलीवरी करके। वाइल कीपिंग दिस philosophy in the mind, it desire to keep ahead and repeat the benefit of the first mover advantage, और इससे वो first mover advantage लेना चाहता है। in order to achieve its growth target the company is exploring the available others options, ग्रोथ टारगेट को अचीव करने के लिए वो दूसरे अवेलेबल ऑप्शंस भी ढूंढ रही है। सो एज टू स्ट्रॉन्ग द प्रेजेंस इन द सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन्स को मजबूत करना चाहती है। द कंपनी इज ऑफ द कंसिडरेशन व्यू दैट वी लर्न एज वी ग्रो, जैसे जैसे हम लोग लर्न करते हैं वैसे वैसे हम लोग ग्रो करते हैं। इट नो दैट, यहाँ पर उन लोगों को पता है कि ओवरऑल पर माइल ऑपरेशन कॉस्ट जो है वो डिक्रीज़ करनी है ड्यू टू द इंक्रीज इन द एफिशिएंसी एंड द क्यूमुलेटिव वॉल्यूम ऑफ द सर्विसेज, मतलब यहाँ पर क्या है एक्सपीरियंस कर्व की बात की जा रही है। सिंस द कंपनी विल हैव द कॉस्ट एडवांटेज ओवर द कॉम्पिटिटर्स ड्यू टू द रिड्यूस इन द कॉस्ट ऑफ द सर्विसेज, कॉस्ट एडवांटेज उठाना चाहती है कॉम्पिटिटर्स से ड्यू टू द रिड्यूस, कैसे वो उठाएगी, कॉस्ट को रिड्यूस करके सर्विसेज की। इट कैन डेवलप एंड अडॉप्ट द पेनिट्रेटिव प्राइसिंग स्ट्रेटजी बाय सेटिंग अ लो प्राइस टू अट्रैक्ट द मोर कस्टमर्स, लो प्राइस रख के ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना चाहती है। It is also observed the arrangement of the transportation through the railway is becoming a concern, कि हम लोग रेलवे से ट्रांसपोर्टेशन करें तो वो एक कंसर्न रहता है कि रेलवे से हम लोग ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट करें ताकि हम लोग कॉस्ट रिड्यूस कर पाए। तो ग्रोथ रेट इज स्लो, ग्रोथ रेट स्लो है एंड मार्केट फॉर एरियाज बीइंग कवर्ड बाय दिस मीन्स, और अगर इससे करते हैं तो जो ग्रोथ रेट है वो स्लो है और मार्केट जो कवर कर रहे हैं वो भी कम है। इज़ बाय एंड द लार्ज स्टेबलाइजर प्रॉफिट मार्जिन इज़ कमिंग डाउन, और उसकी वजह से प्रॉफिट मार्जिन भी स्टफ हो रहे हैं, कंपटीशन प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहे हैं और कंपटीशन बढ़ रही है। कंपनी हैज़ टू वर्क आउट द एक्शन प्लान, कंपनी को एक्शन प्लान लेने की ज़रूरत है ताकि वो मेंटेन कर पाए उसकी स्टेबिलिटी को। ऑन द अदर हैंड साइड वन ऑफ द कस्टमर सेगमेंट्स इज़ लुकिंग फॉर द फास्ट डिलीवरी ऑफ इट्स गुड्स, दूसरे जो कस्टमर सेगमेंट है वो लोग चाहते हैं कि फ़ास्ट डिलीवरी हो गुड्स की। मेजॉरिटी सिटीज़ के अंदर ऑल अक्रॉस द कंट्रीज़, पूरे कंट्रीज़ के अंदर द प्राइम कंसिडरेशंस ऑफ सच कस्टमर्स इज क्विक एंड द सेफ डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट, क्विक और सेफ डिलीवरी मिले कस्टमर्स को, ऐसा वो लोग चाहते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कॉस्ट फॉर द सेम, जितनी भी कॉस्ट बेयर करनी पड़े उनको पड़ेगा कस्टमर्स को, लेकिन उनको फास्ट एंड क्विक डिलीवरी चाहिए। द टारगेटेड मार्केट ऑफ सच सर्विसेज इज़ वेरी लार्ज, टारगेटेड मार्केट जो है ये सर्विसेज का वो बहुत ज़्यादा है एंड ऑल्सो इंक्रीजिंग, और बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है वो अभी भी। इन द व्यू
ऑफ द सेम द कंपनी वांट्स टू रिफॉर्म इट्स ऑपरेशन। इस वजह से कंपनी उसके ऑपरेशंस को रिफॉर्म करना चाहती है बाय एंगेजिंग द डेडिकेटेड टीम ला के परफॉर्म करके विद द नीश मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर ट्रांसपोर्टिंग सच गुड्स थ्रू द एयरवेज। अभी कंपनी क्या कर रही है कि ठीक है, अगर कस्टमर्स को पड़ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, एयरवेज के थ्रू भी उसको भेज देंगे ऑन द एश्योरेंस ऑफ द डिलीवरी बाय द नेक्स्ट डे, ताकि नेक्स्ट डे के ऊपर उन लोगों को डिलीवरी मिल जाए कस्टमर्स को। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इन द कंटेक्स्ट टू सर्विस इन द ट्रांसपोर्टेशन थ्रू द रेलवे से ट्रांसपोर्टेशन करने के अंदर द कंपनी इज़ एनालाइजिंग, कंपनी को एनालाइज हुआ कि रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ द बिजनेस ऑन द वन एक्सिस विद द रेस्पेक्ट टू द टाइम ऑन द अनदर एक्सिस। मतलब उसने ग्राफ बनाया कंपनी ने कि अगर हम लोग रेलवे से ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो एक एक्सिस पर उसने क्या लिया, वॉल्यूम ऑफ द बिजनेस लिया, और दूसरे एक्सिस पर उसने टाइम लिया एज़ पर द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बेसिस पे उसने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बना के ना उसने ऐसा एनालिसिस किया कि विच स्टेज इज़ द सर्विस इज़ पासिंग थ्रू, कौन से स्टेज पे हमारी सर्विस पास हो रही है। तो यहाँ पर उन लोगों की सर्विस कौन से स्टेज पे थी, मैच्योरिटी स्टेज पे थी, क्योंकि पूरा डेवलप था उनका। और ऐसा तो नहीं था कि इंट्रोडक्शन स्टेज पे होगी, क्योंकि पूरा डेवलप था उनका, इसलिए यहाँ पर क्या था, मैच्योरिटी स्टेज पे थी उनकी, ना ही ग्रोथ पे थी ना ही इंट्रोडक्शन पे थी, वो मैच्योरिटी स्टेज पे थी, ना कि डिक्लाइन पे स्टेज। तो बी आंसर आएगा इसका। इन द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट द कंसेप्ट ऑफ द डिक्रीज इन द ओवरऑल पर माइल्स ऑफ द ऑपरेटिंग कॉस्ट ड्यू टू द इंक्रीज इन द एफिशिएंसी एंड क्यूमुलेटिव वॉल्यूम ऑफ द सर्विसेज इज डिप्रीशिएट एट। मतलब कि जो कॉन्सेप्ट है कि हम ओवरऑल कॉस्ट पर माइल को कम कर देंगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट को, और इंक्रीज़ कर देंगे एफिशिएंसी को, तो इससे क्या होगा, तो हमको इससे एक्सपीरियंस कर्व का बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर आंसर आएगा ए, एक्सपीरियंस कर्व। एज पर द स्ट्रेटजीज प्रोपोगेटेड बाय द माइकल पोर्टर नीश मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड थ्रू द एयरवेज फॉर अ लार्ज कस्टमर। नीश मार्केट के लिए मतलब जो नीश मार्केट जो है, मतलब जो ऐसे कस्टमर्स है जो जिनको एयरवेज से पोसाएगा ट्रांसपोर्टेशन, वो ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार हैं, तो ऐसे कौन से होंगे, तो थोड़े कस्टमर्स होंगे। तो नीश मार्केट माइकल पोर्टर के हिसाब से सेगमेंट ऑन एन अश्योरेंस ऑफ द डिलीवरी, उनको तो क्या चाहिए, नेक्स्ट डे के ऊपर डिलीवरी चाहिए, इज़ नोन एज, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो ये हमारी फोकस डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी है। मतलब यहाँ पर हम लोग पर्टिकुलर कस्टमर्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर फोकस भी है और डिफरेंशिएशन भी है। डिफरेंशिएशन किसके अंदर आ गया, तो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कैसे कर रहे हैं, तो एयरवेज के थ्रू कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, एक पर्टिकुलर कस्टमर्स के सेगमेंट को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, तो वो नीश मार्केट है, तो वो क्या है, फोकस है। फोकस और डिफरेंशिएशन कैसे हुआ, तो हम लोग रेलवे से भेज रहे थे, अब एयरवेज से भेज रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, तो फोकस डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी हो गई। The philosophy of the company stated as to bring the best users experience to its customer through the timely and the safely delivery of the good is indicating towards timely और safely delivery देना कस्टमर्स को, ये किस इंडिकेशंस के थ्रू जा रहा है, ये कौन सी फिलोसॉफी है, तो ये मिशन स्टेटमेंट है। विजन जो होता है उसमें फ्यूचर की बात की जाती है, विजन के अंदर प्रेजेंट की बात की जाती है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग प्रेजेंटली ये कर रहे हैं, टाइमली एंड सेफली डिलीवरी ऑफ द गुड्स कर रहे हैं, हमने पढ़ा था ऊपर। तो यहाँ पर क्या है, तो मिशन स्टेटमेंट है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सोच नहीं रहे हैं, सोच रहे होते तो विजन हो जाता है, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी करंटली इसी को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए ये क्या है, मिशन स्टेटमेंट है। गोल्स ऑफ द कंपनी भी नहीं है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनीज भी नहीं है, क्योंकि गोल्स जब होता तब हमको फुलफ़िल करना होता, यहाँ तो हम लोग फुलफ़िल करके बैठे हैं, और ऑब्जेक्टिव्स भी नहीं है कंपनी का। सुपर प्रोडक्ट लिमिटेड इज़ हैविंग द 4 डिविजन्स, दैट इज़ अल्फ़ा बीटा कॉस एंड टीटा। ऑल द डिविजन्स आर इंडिपेंडेंट, ये सारे डिवीजन इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट कैट सेंटर इसके अंदर आते हैं, एंड ऑल्सो इंटीग्रेटेड अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट गामा ऑफ द कंपनी, और गामा के अंडर में ये आते हैं। ईच डिवीजन कंटेन इट्स ओन सेट, हर डिवीजन का एक ओन सेट है एक्टिविटीज़ का, अंडर द कंट्रोल ऑफ द रेस्पेक्टिव जनरल मैनेजर, और उनका एक जनरल मैनेजर भी है। ईच जनरल मैनेजर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट लाइन के लिए और उसके प्रॉफिटेबिलिटी के, वाइल हैविंग ओन सेट ऑफ द कम्पिटिटर्स, ईच सेंटर हैज़ इट्स ओन कम्पिटिटिव एडवांटेज। अगर देखा जाए तो हर कॉम्पिटिटिव ईच सेंटर के ऊपर उनका खुद का कॉम्पिटिटर है, और उनको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा है विद द रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज़ द डेवलप्ड। सच स्ट्रक्चर इज़ नोन एज, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, तो SBU बोलेंगे, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हर बिजनेस का क्या है, जनरल मैनेजर है, और उसको क्या किया है, वही रिस्पॉन्सिबल रहता है किसके लिए, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए और प्रोडक्ट लाइन के लिए। इसलिए यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो होगा, ये कौन सा स्ट्रक्चर होगा, SBU हो गया। ऑलवेज अहेड लिमिटेड इज़ एन एस्टेब्लिश्ड प्लेयर इन the FMCG, herbs, healthcare and white goods company has clarified its portfolio on the investment in the different businesses in the 4 quadrant, 4 quadrant में वो उसके business को specified कर रही है, as suggested by Boston Consultancy Group, BCG ने suggest किया गया था इनको,
on the further analysis of the relationship between the market growth rate and relative market shares for the white goods business, it is found that the opportunities to increase its market shares are there. Emphasizes needs to be given to make the stronger future. मतलब कि इन लोगों ने फाइंड आउट किया और वहाँ से पता चला कि मार्केट शेयर्स इंक्रीज़ हो सकता है. एम्फोसाइज भी किया जा रहा है ताकि हम लोग स्ट्रॉन्ग फ्यूचर करें और विद द लार्ज मार्केट शेयर्स इवन बाय फॉरगोइंग द शॉर्ट टर्म अर्निंग को फॉरगो कर दे. मतलब अभी जो शॉर्ट टर्म अर्निंग हो रही है उसको फॉरगो कर दे फॉर हीज बिजनेस. विच स्ट्रेटजी इज़ बीइंग परस्यूड बाय द कंपनी फॉर वाइट गुड्स सेगमेंट के लिए कौन सी स्ट्रेटजी जो है वो परस्यू करनी चाहिए, मतलब लगानी चाहिए. तो बिल्ड की, होल्ड की, हार्वेस्ट की, डाइवेस्ट की. यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म गेन्स जो हो रही है उसको, शॉर्ट टर्म अर्निंग जो हो रही है उसको फॉरगो कर रहे हैं. और क्या कर रहे हैं हम लोग देख रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ है मार्केट के अंदर और हम लोग उसको ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं. मतलब यहाँ पर हम लोग अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं. इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर बिल्ड की स्ट्रेटजी लगा रहे हैं, शॉर्ट टर्म अर्निंग्स को फॉरगो कर रहे हैं और अभी मार्केट की जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसको हम लोग गेन करना चाहते हैं, मार्केट शेयर्स हमारा बनाना चाहते हैं. तो ये क्या हो गया, बिल्ड स्ट्रेटजी हो गई. द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेज एज पर द कर्ट लुइस मॉडल ऑफ चेंज इज़ क्या है, तो चेंज टू द न्यू सिचुएशन, अनफ्रीजिंग सिचुएशंस एंड द रीफ्रीजिंग, unfreezing the situation, refreezing and change to the new situation, refreezing, unfreezing the situations and change to the new situation, unfreezing the situation, change to the new situation and refreezing. यहाँ पर आंसर क्या आएगा, डी आएगा, क्योंकि हमारी जो प्रेजेंट सिचुएशन है पहले उसको अनफ्रीज करना पड़ता है, उसके बाद क्या करना पड़ता है, उसके अंदर नए चेंजेस करने पड़ते हैं और फिर उसके बाद जो चेंजेस हो गए उसको रीफ्रीज करना पड़ता है, मतलब फिर से फ्रीज कर देना पड़ता है. तो ये कर्ट लुइस ने बताया था मॉडल कि पहले अनफ्रीज करो जो सिचुएशन है उसको, फिर उसको चेंज करो टू द न्यू सिचुएशन और फिर उसको जो चेंज सिचुएशन है उसको रीफ्रीज कर दो.